को बताना चाहता हूँ, कुछ टेक्निकल मिस्टेक की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, तो इस कारण से क्लास में थोड़ा डिले हुआ है। तो आप चिंता ना करें, आप जुड़िए क्लास से एक बार और क्लास को शेयर कर दीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारत का राष्ट्रपति, और काफ़ी शानदार टॉपिक है, काफ़ी मजबूत टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। इसे आप आसानी से तैयारी कर सकते हो इसकी। दिग्वेश सर जी, पूजा जी, निर्मला जी, सभी का स्वागत है आपका। जुड़ जाइए फटाफट दोस्तों। कुछ टेक्निकल मिस्टेक हुई थी दोस्तों, इस कारण से ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है और इशू आते रहते हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है आपको। आप तो बस जुड़िए। आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे भारत का राष्ट्रपति। क्लास को एक बार शेयर कर दे सभी लोग। देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कम से कम 3 या 4 वीडियो बनेंगे, और 3-4 वीडियो में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको भारत के राष्ट्रपति को कहीं पर भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप क्लास को सावधानी से और तसल्ली से पढ़ते हो तो डेफिनेटली ये क्लास शानदार आपके लिए रहने वाली है। अर्चित जी स्वागत है। चलिए दोस्तों, एक बार ओके कर दीजिए, फिर शुरू करते हैं हम आज की क्लास, भारत का राष्ट्रपति। चलिए, देखिए टॉपिक है भारत का राष्ट्रपति। दोबारा बता रहा हूं, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, समझ लेना है भारत का राष्ट्रपति। सबसे पहले पढ़ेंगे हम भारत के राष्ट्रपति की विशेषताएं। मतलब यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा, पहला जो क्वेश्चन बनेगा यहां से बनेगा कि भारत के राष्ट्रपति की क्या क्या विशेषताएं है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए आप दोस्तों, लिखा है यहां पर भारत के राष्ट्रपति की पहली विशेषता प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, ये सभी स्टूडेंट्स को पता है, प्रथम नागरिक होता है, सर्वोच्च पद होता है। ठीक है, ये तो हमें ध्यान है, लेकिन आपसे कोई ये पूछ ले कि भारत के राष्ट्रपति का पद प्रथम नागरिक है, अर्थात भारत के राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च पद है, इसका कारण क्या है दोस्तों? ऐसा क्यों है? इसका कारण क्यों है? इसका कारण क्या है बताइए आप मुझे। मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो क्या है? देश का प्रथम नागरिक है, और दूसरा है सर्वोच्च पद है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत का जो प्रथम नागरिक है कौन है? राष्ट्रपति है। ये क्यों है? ये क्यों है? क्योंकि भारत के अंदर क्या व्यवस्था पाई गई है? सर्वोच्च पद क्यों है? आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। केवल एक ही लाइन का उत्तर मैं आपसे चाहता हूं। भारत का जो राष्ट्रपति है प्रथम नागरिक क्यों है, और भारत के राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च पद क्यों है? इसका आप मुझे कारण बताइए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। देखिए दोस्तों, हम सीधी सी बात करते हैं कि भारत में कैसी व्यवस्था पाई जाती है? गणराज्य की व्यवस्था पाई जाती है। कैसी व्यवस्था पाई जाती है? गणराज्य की व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, भारत में गणराज्य की व्यवस्था पाई जाती है। तो गण की बात करें हम, तो हम जनता से संबंध करते हैं। इसका किससे करते हैं? जनता से संबंध करते हैं। कई बार इसका संबंध हम नागरिक से कर देते हैं। किससे? नागरिकता से कर देते हैं, नागरिक से कर देते हो। गणराज्य बोल दो, ठीक है, नागरिक बोल दो, ठीक है, जनता बोल दो, बात एक ही है दोस्तों, आपको केवल समझना है। कहने का मतलब ये है कि गणराज्य, राज्य को हम बोल सकते हैं राष्ट्र, बोल सकते हैं हमारा राष्ट्र बोल सकते हैं। मतलब राष्ट्र की जनता बोल दो या राष्ट्र के नागरिक बोल दो, बात एक ही है। कहने का मतलब भारत में गणराज्य व्यवस्था पाई जाती है, और गणराज्य व्यवस्था के तहत जो गण होता है, गण जो गण होता है, गण का जो प्रमुख होता है दोस्तों, गण का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। गण का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति कैसा होता है दोस्तों? निर्वाचित होता है। ये यहाँ पर टॉपिक क्लियर करते हुए चलना है आपको। राष्ट्रपति कैसा होता है? निर्वाचित होता है। कहने का मतलब भारत में गणराज्य व्यवस्था पाई जाती है। गणराज्य व्यवस्था के तहत भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। ठीक है, और यहाँ पर गण का अर्थ हम लेते हैं नागरिक से। तो पहला नागरिक कौन होगा? पहला नागरिक कौन है? भारत का राष्ट्रपति है दोस्तों। पहला नागरिक कौन है? भारत का राष्ट्रपति है दोस्तों, ये तो ध्यान रखना है आपको। लेकिन पहला नागरिक भारत का है राष्ट्रपति, उसी के साथ साथ ये सर्वोच्च पद भी है।
तो इसका मतलब ये है, जब हम देखते हैं राष्ट्रपति की वरीयता को देखते हैं, राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल को देखते हैं, तो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पर राष्ट्रपति जी बैठे हुए हैं, उसके बाद नीचे 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 सारे पद आते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको ये जो लाइन लिखी है मैंने यहाँ पर कि प्रथम नागरिक, प्रोटोकॉल, वरीयता और सर्वोच्च पद, इसका मतलब ये होता है कि भारत देश में गणराज्य व्यवस्था पाई जाती है। गणराज्य व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, और निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का, ये आप सबको पता है। राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता है भारत में, ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति कैसा होता है? निर्वाचित होता है, मतलब गण का प्रमुख होता है, गण का प्रधान होता है, पहला नागरिक होता है, वरीयता के आधार पर सबसे टॉप पर बैठा हुआ व्यक्ति होता है राष्ट्रपति। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये देश का प्रथम नागरिक है, देश के सर्वोच्च पद है, ये ध्यान रखना है। दूसरा देखिए, यहाँ पर दूसरे पॉइंट पे देखिए, एक एक पॉइंट को समझना है। कई बार इस तरीके क्वेश्चन आए हुए, इसलिए मैं आपको खुलकर बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। यहाँ पर दूसरा टॉपिक देखिए आप, औपचारिक प्रधान। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है, भारत, ये क्या लिखा है, इंग्लैंड से वंशानुगत होता है। हाँ बिल्कुल, विनय दीक्षित जी, मुनिंदर जी, सभी का स्वागत है आपका। कहने का मतलब ये है, दूसरे नंबर का पॉइंट देखिए दोस्तों, औपचारिक प्रधान होता है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है औपचारिक प्रधान होता है। औपचारिक प्रधान क्यों होता है दोस्तों? संवैधानिक शासन व्यवस्था के कारण होता है। अच्छी तरह से समझ लेना। आपसे कोई ये कहे कि भारत का राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है, क्यों होता है, तो आपको स्पष्ट बताना है कि भारत में क्या पाई जाती है? संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। अब आपको पता है, संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर आपने देखा होगा, राष्ट्रपति जो होता है, कौन? राष्ट्रपति जो होता है, ये कैसा होता है? नाम मात्र का होता है। कैसा होता है? नाम मात्र का होता है। और प्रधानमंत्री जो होता है, पीएम जो होता है, ये कैसा होता है? वास्तविक होता है। ठीक है, कैसा होता है? वास्तविक होता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि राष्ट्रपति जो होता है ये कैसा होता है? नाम मात्र का। पीएम जो होता है ये कैसा होता है? वास्तविक होता है। इन दोनों की पद की स्थिति, किसकी स्थिति? पद की स्थिति कैसी होती है दोस्तों? अलग अलग होती है। कैसी होती है? अलग अलग होती है। अर्थात कह सकते हो दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। कह सकते हो आप, क्या पाई जाती है? दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है दोस्तों। इसका मतलब यह हुआ है, इसी व्यवस्था को, ये जो टोटल बात मैंने यहाँ लिखी है, इसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं हम? संसदीय शासन व्यवस्था बोलते हैं। और संसदीय शासन व्यवस्था के कारण ही भारत के राष्ट्रपति का पद कैसा होता है दोस्तों? औपचारिक होता है। कैसा होता है? औपचारिक होता है। चलिए आगे, ये आपको ध्यान में रखना है, इनको भूलना नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, सिंपल क्वेश्चन। अगर आपसे सिंपल पूछ लिया जाएगा तो आपसे बिल्कुल यही पूछा जाएगा, औपचारिक प्रधान कौन होता है? ठीक है, वरीयता में प्रथम कौन है, प्रथम नागरिक कौन है, ये पूछा जाएगा। लेकिन अगर टिपिकल क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए, नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। तो दोस्तों ये भी संसदीय शासन व्यवस्था के कारण ही होता है। ये भी किसके कारण होता है? संसदीय शासन व्यवस्था के कारण होता है। नेक्स्ट विशेषता देखते, कार्यपालिका का क्या होता है? ये संवैधानिक प्रधान होता है। कौन? संवैधानिक प्रधान होता है। कौन? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के नाम से ही सारे कार्य संचालित होते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है, राष्ट्रपति के नाम से ही सारे कार्य संचालित होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तीनों सेनाओं का क्या होता है? कमांडर होता है, सुप्रीमो होता है, जल थल वायु तीनों का होता है। गण का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, पता है आपको। संसद का अभिन्न अंग होता है, संसद का अभिन्न अंग होता है। जैसे मान के चलो, सीधी सी बात है, संसद है दोस्तों। ठीक है, यहाँ बात कर लेता हूं मैं राज्यसभा की। ठीक है, और यहाँ बात कर लेता हूं मैं लोकसभा की। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेता हूं मैं राष्ट्रपति की। तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है। कहने का मतलब ये दोनों होने के बावजूद भी संसद क्या रहती है? अधूरी रहती है। मतलब ये दोनों शरीर है, ये दोनों क्या है? राज्यसभा लोकसभा शरीर है, तो ये इसके क्या है? अंग है। राष्ट्रपति इसके क्या है? अंग है। राष्ट्रपति के बिना संसद नहीं मानी जाएगी। तो इस तरीके से ये क्या होता है? संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद का क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। ये राष्ट्रपति की क्या विशेषताएं बता रहा हूं आपको। राष्ट्रपति की क्या चल रही है? विशेषताएं बता रहा हूं आपको। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्र का क्या होता है? ये अध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष। शासनाध्यक्ष नहीं होता है दोस्तों। क्या है?
शासनाध्यक्ष नहीं होता है दोस्तों। शासनाध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है दोस्तों। कौन होता है शासनाध्यक्ष? पीएम होता है। लेकिन आपसे पूछे राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है, तो ध्यान रखना है दोस्तों, राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। गरिमा और प्रतिष्ठा का पद होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है। पद की स्थिति विदेश की महारानी के समान होती है। विदेश की महारानी कौन? विदेश की महारानी कौन? आपको पता होना चाहिए, ब्रिटेन की, ठीक है। जो ब्रिटेन है उसकी जो महारानी है उसके समान भारत के राष्ट्रपति के पद की होती है। एकता और अखंडता का प्रतीक होता है भारत के राष्ट्रपति का पद। केंद्र के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है भारत का राष्ट्रपति। ये टोटल विशेषता है किसकी है? भारत के राष्ट्रपति की विशेषता है। तो आपको बेसिकली आपको ध्यान रखना है। ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, अच्छी तरह से समझ लेना। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं? एक तो क्वेश्चन बन जाएगा प्रथम नागरिक से, एक औपचारिक से, एक नाम मात्र के से, और एक कार्यपालिका से। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि भारत के राष्ट्रपति के जो आर्टिकल्स हैं उनको आप कैसे याद करोगे, उनको आप कैसे याद करोगे, ये ट्रिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ये ट्रिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों, ये ध्यान आपको रखना है। चलिए जुड़ते रहिए, फटाफट कमेंट्स भी करते रहिए आप सभी लोग। चलिए देखिए दोस्तों, यहां पर हम देखेंगे राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद व ट्रिक। इस ट्रिक के माध्यम से हम क्लियर कर लेंगे कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। यहां पर देखिए ट्रिक क्या लिखा हुआ है, रास नीनी पप्पू की योग्यता शर्तें समान है, ठीक है। ये ट्रिक अच्छी तरह से दोबारा सुन लेना आप सभी लोग। रास नीनी पप्पू की योग्यता शर्तें समान है, मतलब रास नीनी, एक तो ध्यान रखना है आपको, रास नीनी जो है इस एक लड़की का नाम है, पप्पू एक लड़के का नाम है। इन दोनों की योग्यता और शर्तें क्या है दोस्तों? समान है। पक्का चुनरी के पुनर्योग शर्त शपथ महाभियोग। हाँ जी बिल्कुल महेंद्र जी, आप मुनिंदर जी बिल्कुल सही बता रहे हो। ये ट्रिक भी अच्छा है और मैं आपको इस ट्रिक के माध्यम से बताना चाहूंगा। यहाँ पर आपको देखना है रासनीनी पप्पू की योग्यता शर्तें समान है, ये याद आपको कर लेना। यहाँ पे आपको क्या करना है? ड्रॉ करना है, ठीक है, ड्रॉइंग करनी है। जैसे मान के चलो 52 से हम राष्ट्रपति को स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अनुच्छेद 52, यहाँ पे लिखेंगे 53, यहाँ पे लिखेंगे 54, यहाँ पे लिखेंगे 55, ठीक है। पे लिखेंगे, यहाँ पर पे क्या लिखेंगे? 56, ठीक है। और यहाँ पर पू पे क्या लिखेंगे? 57, ठीक है, 57 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 57 लिखेंगे। योग्यता में क्या लिखेंगे? 58 लिखेंगे, ठीक है। शर्तों में क्या लिखेंगे? 59 लिखेंगे। यहाँ पर स में क्या लिखेंगे? 60 लिखेंगे। माँ में क्या लिखेंगे? 61 लिखेंगे। और न में क्या लिखेंगे दोस्तों? 62 लिखेंगे। ये ट्रिक अगर आपको याद है तो यहाँ से आप अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्यूशन आप कर सकते हो दोस्तों। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ट्रिक को याद करने से, यदि आपको राष्ट्रपति के अनुच्छेद याद होते हैं तो एक ट्रिक को याद कर लो आप, किसी भी ट्रिक को, पकानी कोका दुर्योदसम, कुछ भी याद कर लो, ये भी ट्रिक है, कुछ भी याद कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर ध्यान रखना है 52 से स्टार्ट जरूर करना है और जाना कहाँ तक है? 62 तक जाना है, ठीक है। ये 62 में कोई खास बात नहीं लिखी हुई है, इसलिए 62 पे ज्यादा जोर आपको नहीं देना है। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कहाँ से स्टार्ट करना है, 52 से स्टार्ट करना है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? रा लिखा है। तो रा का मतलब क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होगा। स से संवैधानिक प्रधान होगा। निर्वाचन मंडल, निर्वाचन प्रक्रिया, पदावधि, पुनः निर्वाचन का पात्र, योग्यता, शर्तें, शपथ, महाभियोग, नियुक्ति का प्रावधान, मतलब यदि पद खाली है तो, ठीक है। इस तरीके से आपको इनको समझना है, इस ट्रिक को। अब इस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको आगे बताना चाहूंगा। आप देखिए यहां पर क्या लिखा है, ये देख लीजिए, सीधी सी बात है। देखो राष्ट्रपति, आर का मतलब राष्ट्रपति, स का मतलब है संवैधानिक,
नी का मतलब है निर्वाचन मंडल, और नी का मतलब है निर्वाचन प्रक्रिया, प का मतलब है पदावधि या कार्यकाल, और पू का मतलब है पुनर्निर्वाचन की पात्रता। ठीक है, पात्र लिख देता हूं। और योग का मतलब है योग्यता। ठीक है, शर्त का मतलब है शर्तें। सिंपल सा देखना है आपको, पहले ये टिक देख लो आप, इससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, और स का मतलब क्या हुआ, शपथ। मां का मतलब महाभियोग। न का मतलब है नहीं है, यदि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा। ये यहाँ पर 62 में लिखा है। अब होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो सारे ट्रिक हमने देखे हैं, इस ट्रिक को अगर ड्रॉ आपने सही तरीके से किया है, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। किसमें, यदि राष्ट्रपति के आर्टिकल पूछे तो 52, 53, 54, 55, 56, 57, यहां तक आपको देखना है। 57 के बाद देखिए आप। ठीक है, हो सकता है आपको ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ देखो 58, 59, 60, 61, 62 तक जाना है। कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है कि 52 से स्टार्ट करना है दोस्तों, और कहां तक जाना है दोस्तों, 62 तक जाना है। और ट्रिक जो हमारा है उसको याद कर लेना है, ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहां से हम आर्टिकल शुरू कर देते हैं राष्ट्रपति के। देखिए आर्टिकल नंबर 52 को देखते हैं, तो 52 में लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक ही राष्ट्रपति है, दो राष्ट्रपति नहीं है। कहने का मतलब भारत में एक राष्ट्रपति होगा। किसमें लिखा है, अनुच्छेद 52 में लिखा है दोस्तों, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 13 में क्या लिखा है, भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होगा। ठीक है, कहने का मतलब 53 में क्या लिखा है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो किसका प्रधान होगा दोस्तों, कार्यपालिका का। कैसा प्रधान होगा, संवैधानिक प्रधान होगा। कई बार ये पूछा गया है कि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना है राष्ट्रपति होता है। कौन से आर्टिकल में ये कहा गया है, तो आर्टिकल नंबर 53 में कहा गया है। ठीक है, अब देखिए ये जो आर्टिकल है दोनों 52 और 53, ये लगभग हर स्टूडेंट को ध्यान में रहते हैं, मोस्ट है, बिल्कुल इजी वे में पूछे जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, मैं आपको यहाँ पर आर्टिकल नंबर 54 को ज्यादा मोस्ट कर रहा हूँ, 54 को ज्यादा मोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। कहने का मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में, उसके निर्वाचन मंडल में कौन कौन व्यक्ति भाग लेता है। ठीक है, कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं, उनके बारे में हमें समझना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, नंबर 1 पर देखिए आप, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, आप इनको यूं भी कह सकते हो कि संसद के निर्वाचित सदस्य। चाहे आप ये कह सकते हो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, चाहे आप लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, चाहे आप इसे कह सकते हो संसद के निर्वाचित सदस्य, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा से मिलकर क्या बन रही है, संसद बन रही है दोस्तों। तो संसद के निर्वाचित सदस्य। दूसरे नंबर पे पॉइंट देखिए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, जो राज्य में जो विधानसभाएं होती है उनके निर्वाचित सदस्य। तीसरे नंबर पे देखिए, दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कुल मिला के बात ऐसी है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सारे के सारे सदस्य कैसे हैं दोस्तों, निर्वाचित है। सारे के सारे सदस्य कैसे हैं, निर्वाचित है दोस्तों। कैसे है, निर्वाचित है। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान होना है। कहने का मतलब लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सिंपल सी बात है। विनय जी लिख रहे हैं, ठीक है, विनय जी स्पष्ट लिख रहे हैं। और 70वां संविधान संशोधन 1992, यहाँ पर जो लास्ट वाला पॉइंट बताया मैंने, दिल्ली और पांडिचेरी, इसके बारे में एक विशेष नोट यहाँ पर लिखा हुआ है कि 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। तो आपके लिए एक तो ये मोस्ट हो जाता है। ठीक है, 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभा के सदस्यों को दोस्तों शामिल किया गया है। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कौन से अनुच्छेद में, तो आपको डायरेक्ट क्या बताना है, आर्टिकल नंबर 54। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, या कह सकते हो संसद के निर्वाचित सदस्य,
विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते, मंडल में शामिल होते, ये ध्यान रखना है। लेकिन ध्यान रखना है पहले केवल संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते थे, लेकिन 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत स्पष्ट कर दिया गया है कि दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में क्या लेंगे, भाग लेंगे। ये आपको ध्यान में रहना है, ठीक है। इस तरीके से आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है दोस्तों। हाँ, अब जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे, केंद्र शासित प्रदेश। हाँ बिल्कुल लेंगे, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल भाग लेंगे, बिल्कुल भाग लेंगे दोस्तों। लेकिन क्या परिसीमन का कंप्लीट काम हो जाने दो एक बार, परिसीमन होते ही हम आपको बिल्कुल अपडेट करा देंगे इस बारे में। आपको क्या है, अपडेट करा देंगे हम इस मामले में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो दोस्तों, मैं आपको एक नोट बताना चाहूंगा, यहाँ पर विशेष नोट आपके लिए बताना चाहूंगा। ये बात तो आपको सबको पता है कि भाग कौन कौन लेते हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ से सदस्य आते हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि संसद के दोनों सदन जो होते हैं, संसद के दोनों सदन जो होते हैं, उनके निर्वाचित सदस्य भाग तो लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना है भाग कौन कौन नहीं लेते, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भाग कौन कौन नहीं लेते, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि संसद के दोनों सदनों के जो मनोनीत सदस्य हैं भाग नहीं लेते। एक तो क्या है, मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। किसके सदस्य मनोनीत भाग नहीं लेते, किसके सदस्य भाग नहीं लेते, भाग लेते वो तो सब स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन कौन कौन से भाग नहीं लेते इस मंडल में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे मैं पहले बताना चाहूंगा कि संसद के अगर निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं दोस्तों, तो संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, नंबर 1 बात, ठीक है। ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। इस तरीके से मैं आपको बताऊं आपको कि विधानसभा के जो सदस्य हैं वो भाग लेते हैं, निर्वाचित कैसे भाग लेते हैं, निर्वाचित लेते हैं, लेकिन विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। संसद में मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति अगर मनोनीत करता है तो ये स्वभावतः संभवतः ये सही है कि वह वोट किसको डालेंगे, राष्ट्रपति को डालेंगे जिसने मनोनीत किया है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना है कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग, और राज्य विधान परिषद की हम बात करें, किसकी, विधान परिषद की, यहां पर लिख रहा हूं मैं विधान परिषद की। तो विधान परिषद की हम बात करें तो दोस्तों विधान परिषद में ये ध्यान रखना है, ना तो निर्वाचित भाग लेते हैं और ना ही मनोनीत भाग लेते हैं। ध्यान रखना है विधान परिषद में ना तो निर्वाचित लेते हैं ना ही मनोनीत लेते हैं। और ये भी ध्यान रखना है दिल्ली और पांडुचेरी जो है उसके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन दिल्ली पांडुचेरी के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं दोस्तों। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इस प्रकार से यहाँ पर क्लियर कर लेना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो ये ध्यान रखना, ये टॉपिक में भाग कौन लेते हैं भाग कौन नहीं लेते, ये आपको ध्यान में रहेगा तो बिल्कुल आप क्वेश्चन को हल कर पाओगे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए। यहाँ पर मैं नोट में बता दिया है मैंने वैसे तो, लेकिन आप फिर भी थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। इधर ये देखिए, यहाँ पर मैंने ऊपर लिख दिया है, वैसे तो आपको बता चुका हूं मैं नोट में। देखो यहाँ पर राष्ट्रपति के महाभियोग में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते। देखो यहाँ पर एक नोट में आपको ये भी बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति के महाभियोग, जब राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लगता है, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, उस दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं भाग नहीं लेते दोस्तों। ये ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, भाग नहीं लेते, क्योंकि आपको ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो कहां पर चलाई जाती है दोस्तों, संसद में चलाई जाती है। यहाँ पर विधानसभा के सदस्यों का कोई अर्थ नहीं होता है, विधानसभा का के जो सदस्य होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नोट में देखिए, राष्ट्रपति के महाभियोग में
मनोनयन सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का जो महाभियोग होता है, महाभियोग जो होता है उसमें राष्ट्रपति, ध्यान रखना, राष्ट्रपति के जो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। नॉमिनेट सदस्य भाग लेते हैं दोस्तों, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट है, इसको बिल्कुल क्लियर कर लेना है, क्योंकि वहां पर जब आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे तो 4 ऑप्शन में आपको थोड़ी सी वहां पर क्या टेंशन जरूर होगी, मुझे जहां तक मेरा मानना है। इसलिए आपको क्या है, इस टॉपिक को आराम से समझ लेना है। अब देखिए, जैसे ही आपने, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही आपने ये पढ़ा कि निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 में पढ़ा, ठीक है, लेकिन निर्वाचन मंडल के बाद अगर हम देखते हैं तो 55 को देखते हैं, और 55 में क्या देखते हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। अब आपको ये सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है, इन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों। इन दोनों में अंतर यह है कि आर्टिकल नंबर 54 में तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, जबकि आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है। 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भाग लेते हैं उनके बारे में बताया गया है, लेकिन जो भाग लेते हैं वो राष्ट्रपति को जो वोट डालते हैं, वोट डालते समय जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, राष्ट्रपति की निर्वाचन की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, प्रक्रिया क्या है इसको आप समझिए। जैसे मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ प्रक्रिया कौन सी है, फिर उसको हम बिल्कुल तरीके से समझेंगे, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या लिखा है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान नीति से इनका चुनाव होता है। आपको ये बिल्कुल समझ लेना है कि गुप्त मतदान होता है और एकल संक्रमणीय होता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा, ये शब्द बिल्कुल आप पकड़ लेना है, यहाँ पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दोस्तों एक, दूसरा पकड़ लेना है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली 2, तीसरा पकड़ लेना है गुप्त मतदान। ठीक है, इस तरीके से आपको ये अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। अब इसमें होता क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा, राष्ट्रपति के उम्मीदवार को जीतने के लिए एक निश्चित कोटे की आवश्यकता होती है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार को जीतने के लिए एक निश्चित कोटे की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति का चुनाव है दोस्तों, सरपंच का चुनाव नहीं है कि जिसने ज्यादा वोट प्राप्त किए और सरपंच बन गया, ऐसा नहीं है। ये चुनाव किसका, राष्ट्रपति का है। यहाँ पर एक फिक्स निश्चित कोटा बताया गया है। निश्चित कोटा कितना बताया गया, एक तो वो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और चुनाव प्रक्रिया में किस तरह की प्रक्रिया चलती है वो ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर पहले देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर देखो, सबसे पहले देख लेते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व से तात्पर्य, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों, उम्मीदवार को जीतने के लिए एक निश्चित कोटा प्राप्त होना जरूरी है। अब यहाँ पर देखो, आपसे ये पूछे अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में उम्मीदवार को जीतने के लिए एक निश्चित कोटा प्राप्त होना जरूरी है, इसे आप क्या कहोगे, इसे कहोगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहोगे। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 50% से एक ज्यादा, चेतन वर्मा जाहोता से बता रहे, विनय दीक्षित बता रहे 50% एक। हाँ, मैं कोटा बाद में बताता, आप लोगों ने पहले बता दिया, बहुत अच्छी बात है, तो ध्यान रखना है इसको अच्छी तरीके से। अब इसका मतलब क्या है मैं आगे बताऊंगा, पहले आप इनका अर्थ समझते जाइए धीरे धीरे। ठीक है, आगे देखिए, इस कोटे के निर्धारण के लिए जनसंख्या पर आधारित भारतीय मतदान प्रणाली को अपनाया गया है। बिल्कुल पता है सबको, इसलिए अलग अलग राज्यों के विधायकों के मत मूल्य अलग अलग होते हैं। आपको बताए जो अलग अलग राज्य होते हैं उन विधायकों के मत मूल्य क्या होते हैं दोस्तों, अलग अलग होते हैं, ये आप सभी को पता है। और जनसंख्या का फॉर्मेट यहाँ पर अपनाया गया है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में राष्ट्रपति चुनाव में 1971 की जनगणना का प्रयोग किया जाता है। अतः 2026 तक 84वां संविधान संशोधन 84वां संविधान संशोधन, एक मिनट रुकिए, 84वां संविधान संशोधन 2001 द्वारा प्रावधान किया गया है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को कोई मिस्टेक लग रहा है मुझे। हाँ, पॉपुलेशन बता रहे, पॉपुलेशन 1971 की, बिल्कुल सही बता रहे हूँ।
ठीक है, ये तो ये प्रावधान जो किया गया है 84वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है आपको ये तो समझ में आया है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखोगे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का आशय, वहां पर आपने आशय देखा था किसका, प्रतिनिधित्व का आशय देखा था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए मतदाता वरीयता या पसंदगी के आधार पर मत डालते हैं। तो एक तो वरीयता के आधार पर डालते हैं और एक पसंदगी के आधार पर मत डालते हैं। मैं आपको एक डायग्राम से बता दूंगा बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। यदि प्रथम वरीयता के आधार पर किसी उम्मीदवार को कोटा नहीं मिलता है तो सबसे नीचे स्थान पर आए उम्मीदवार को हटा दिया जाता है। ठीक है, उससे प्राप्त मतों को अन्य उम्मीदवार में बांट दिया जाता है, एक बात। और नीचे से हटाने की प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि उम्मीदवार को निर्वाचित या निश्चित कोटा प्राप्त नहीं हो जाता है। ठीक है, ऐसी मैं आपको बात बताना चाहूंगा, ऐसा जो प्रावधान है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको समझाना चाहूंगा दोस्तों। यहाँ पर समझाना चाहूंगा। जैसे मान के चलिए मैं नाम लिख रहा हूं यहाँ पर चेतन, नाम लिख रहा हूं मैं यहाँ पर चेतन, ध्यान से सुनना। मैं उम्मीदवारों के नाम लिख रहा हूं, किसके, उम्मीदवारों के नाम यहाँ पर मैं लिख रहा हूं। आपको समझना है इस टॉपिक को, क्या लिखना है, उम्मीदवारों के नाम यहाँ पर लिख रहा हूं मैं। तो पहला है जैसे चेतन, ठीक है, ये राष्ट्रपति का क्या है, उम्मीदवार। दूसरे नंबर पे है पूजा जी, पूजा। ठीक है, तीसरे नंबर पे हम देख लेते हैं विनय, विनय। ठीक है, और आगे हम देख लेते हैं पंकज। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं हिम्मत, ये देख लेते हैं। ये मान के चलो चेतन, पूजा, विनय, पंकज, हिम्मत, ये सारे के सारे क्या है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। राष्ट्रपति क्या है दोस्तों, उम्मीदवार हैं। ये आपके सामने नाम बताए गए उम्मीदवार। ठीक है, अब यहाँ पर इन राष्ट्रपति को, इन सभी उम्मीदवारों को ये ध्यान रखना है, एक कोटे की आवश्यकता होती है। कितनी कोटे की आवश्यकता थी, 50% प्लस 1 वोट। ये ध्यान रखना है। पहले तो कोटा कितना हो गया, 50% प्लस 1 वोट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक तो कोटा ये है, ठीक है, दूसरा होता है वरीयता के आधार पर वोट डाला जाता है। ये ध्यान रखना है, या आपकी कीवर्ड में लिख रहा हूं, इसको ध्यान में रखना है, वरीयता के आधार पर वोट डाला जाता है। एक बात इसके अंदर ये है, पसंद के आधार पर वोट डाला जाता है। ठीक है, पसंद के आधार पर वोट डाला जाता है। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, 50% 1 वोट, वरीयता के आधार पर और पसंद के आधार पर वोट डाला जाता है। ये तीन बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए मैं आपके सामने बता रहा हूं किस प्रकार से ऐसा हो सकता है। जैसे मान के चलो, यहां पर मान के चलना है आपको, क्या चलना है कि निर्वाचन मंडल जो था 54 में क्या था, निर्वाचन मंडल था दोस्तों, और यहाँ पर संसद के सदस्य थे। ठीक है, संसद के सदस्य थे, कैसे थे दोस्तों, निर्वाचित, आप सभी को पता है। यहाँ पर विधानसभा के सदस्य दोस्तों, ठीक है, कैसे थे, निर्वाचित, आप सभी को पता है। यहाँ पर पांडुचेरी, ठीक है, पांडुचेरी और दिल्ली, ठीक है दोस्तों, ये आप सभी को पता है। ये सारे के सारे सदस्य कैसे हो गए, निर्वाचित हो गए, सारे के सारे सदस्य कैसे हो गए। अब ये सारे के सारे सदस्य संसद के, विधानसभा के, पांडुचेरी के सारे सदस्य वोट किनको डालेंगे, चेतन को डालेंगे, पूजा को डालेंगे, विनय को डालेंगे, पंकज को डालेंगे, हिम्मत को डालेंगे। डालेंगे कैसे, वरीयता के आधार पर, पसंद के आधार पर। ठीक है, अब वरीयता पसंद के आधार पर ये सभी लोग वोट डालेंगे। तो डालने से फिर एक निश्चित कोटा जिसको प्राप्त हो जाएगा, जिस कैंडिडेट को 50% प्लस 1 वोट प्राप्त हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो राष्ट्रपति विजित हो जाएगा। ये तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जैसे मान के चलो वरीयता के आधार पर संसद के सदस्यों ने, जैसे मान के चलो इनको दे दिया 1 नंबर, ठीक है, और इनको दे दिया 3 नंबर, इनको दे दिया 4 नंबर, इनको दे दिया 2 नंबर, इनको दे दिया 1 नंबर। मतलब कुल मिलाकर संसद के जो सदस्य हैं, ठीक है, विधानसभा के सदस्य, पांडुचेरी दिल्ली के सदस्य, इनको वोट वरीयता के आधार पर डालेंगे। चेतन को कोई 1 नंबर मान रहा है तो चेतन को कोई 2 नंबर भी मान सकता है। ठीक है,
चेतन को कोई 3 नंबर भी मान सकता है, वरीयता के आधार पर वोट दे रहे हैं ना, तो वरीयता के आधार पर कुछ भी मान सकता है। एक नंबर पे भी वरीयता दी जा सकती है चेतन को, 2 नंबर पे भी दी जा सकती है, 3 नंबर पे दी जा सकती है। पूजा है तो पूजा को 1 नंबर पे भी कोई सेकंड नंबर पे कोई वरीयता देगा तो 1 नंबर पे देगा, पहले पे 3 पे दे दिया, 2 पे भी दे सकता है, इस तरीके से 1 पे दे सकता है, 3 पे दे सकता है। इस तरीके से ये वरीयता, ये जो जितने भी है, जो अनुच्छेद 54 में जितने भी है जो निर्वाचन मंडल में शामिल है ना, ये सारे के सारे वरीयता के आधार पर डालते हैं, ठीक है, पसंदगी के आधार पर डालते हैं, ठीक है। अब जिसकी वरीयता, जिसकी पसंद ज्यादा रहेगी, अब जैसे मान के चलो, हम देखते हैं, एक बात आपके सामने मैं लेकर आता हूं, जैसे मान के चलो इनके वोटिंग हो गई, ठीक है। अब वोटिंग होने से जैसे मान के चलो 20% वोट इनको मिले हैं, 30% वोट पूजा को मिले हैं, 40% वोट विनय को मिले हैं, और 35% वोट, ठीक है, किसको मिले हैं, पंकज को मिले हैं, ठीक है। मान के चलो 10% वोट हिम्मत को मिले हैं। तो आप मुझे बताइए इनमें से जीता कौन? चेतन जीता या पूजा या विनय या पंकज या हिम्मत, कौन जीता इनमें से? राष्ट्रपति कौन बनेगा इनमें से? चेतन बनेगा या पूजा या विनय, पंकज या हिम्मत, कौन बनेगा राष्ट्रपति? आप मुझे बताइए, बताइए विनय जी, पूजा जी, जितने भी नाम है बताइए, चेतन, बताइए इनमें से राष्ट्रपति कौन बनेगा? कमेंट्स करके बताइए। विनय बनेगा, पूजा जी बता रहे विनय बनेगा, चलिए और बताइए। विनय बता रहे हैं विनय बनेगा, अच्छा विनय खुद बता रहे विनय बनेगा, चलिए और बताइए, और बताइए। विनय 40% विनय, और बताइए, बताइए कमेंट्स करिए फटाफट, इनमें से कौन बनेगा? चेतन, पूजा, विनय, पंकज, हिम्मत। देखिए दोस्तों, आप सभी को मैं फिर बता रहा था, आपने फिर वो गलती कर दी। इसका क्या करोगे आप मुझे बताओ, इसका क्या करोगे? 50% प्लस 1 वोट का क्या करोगे? इसका भी तो कुछ करोगे दोस्तों आप। किसी को कोटा ही नहीं मिला है, दिग्वेजर जी यहाँ लिख रहे हैं, दिग्वेजर जी लिख रहे हैं कोटा ही नहीं मिला है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अविनाश जी स्वागत है आपका। तो आप मुझे बताइए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोटा चाहिए, एक निश्चित कोटा तय किया गया है, तो 50% 1 वोट चाहिए। तो यहाँ पर मुझे बताइए, कोई सरपंच का चुनाव थोड़ी है, तो कोई भी जीत जाएगा, जिसको ज्यादा मत मिले जीत जाएगा। तो आपने डायरेक्ट 40 का परसेंटेज देख के और विनय को जिता दिया, तो विनय को ऐसे कैसे जिताएंगे हम? विनय को थोड़ी जिताएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, कहने का मतलब। अब देखिए ये प्रथम वरीयता, मतलब पहला चक्र, ये क्या है? पहला चक्र है दोस्तों। कौन सा चक्र है? पहला चक्र। अब पहले चक्र में दोस्तों कोई भी विजेता घोषित नहीं हुआ है, पहले चक्र में कोई भी विजेता घोषित नहीं हुआ है, तो दूसरी वरीयता का चक्र शुरू किया जाएगा। अगर पहले चक्र में हम देखें कि किसी को 50% प्लस 1 वोट मिल गया तो ऑटोमेटिक विजेता हो जाएंगे, तो दूसरी चक्र की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ये ध्यान रखना है, जब किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है यहाँ पर, ठीक है, कोटा नहीं मिला है, तो दूसरे चक्र की क्या होगी? गणना होगी। अब दूसरे चक्र की गणना में क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात क्या है ये बताना चाहूंगा कि इनमें सबसे कम वोट किसके आए दोस्तों? इनमें सबसे कम वोट किसके आए मुझे बताइए। क्रेजी गर्ल्स, जय भोलेनाथ सर, जय भोलेनाथ। अब इसमें सबसे कम वोट किसके आए हैं ये बताइए मुझे। अब आपको पता है सबसे कम वोट किसके आए हैं, लिखिए, बताइए किसके वोट कब सबसे कम है। हम गणना कर रहे हैं दूसरे चक्र की। पहले चक्र में तो हमने देख लिया है कि आपको सबसे कम वोट मिले हैं, तो मुझे सबसे कम वोट मिले हैं, तो हिम्मत काला को ध्यान रखना, चेतन, पूजा, विनय, पंकज और हिम्मत, इन सब में से हिम्मत काला को हटा दिया जाएगा यहाँ से, ठीक है। हटाने के बाद हिम्मत काला के जो 10% वोट है, ये 10% वोट बराबर हिस्से में चेतन, पूजा, विनय और पंकज में बांट दिए जाएंगे, ठीक है, पंकज में बांट दिए जाएंगे। फिर भी आपको मैं बताना चाहूंगा, जब तक ये चक्र जब तक चलता रहेगा
तब तक किसी उम्मीदवार को 50% प्लस 1 वोट नहीं मिल जाता। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। और हिम्मत काला की जमानत राशि क्या कर दी जाएगी? जब्त कर दी जाएगी। बिल्कुल चेतन वर्मा बता रहे जब्त कर दी जाएगी। बिल्कुल शाबाश, सही बता रहे हो। तो ध्यान रखना, ये वरीयता कब तक चलती रहेगी? जब तक किसी को 50% 1 वोट नहीं मिल जाता है तब तक ये सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन भारत में ऐसा बहुत कम देखने को मिला है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे मानने की हम बात करें, जैसे वीवी गिरी जो थे, उनको 1969 में दूसरी चक्र के आधार पर भी क्या किया गया है, मतगणना के आधार पर जिताया गया है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये जो सिस्टम है, सिस्टम को आप अपने दिलो दिमाग में बिठा के रखना। ठीक है सर, जमानत राशि वापस करो आप 15,000। हाँ पूजा जी, बिल्कुल जमानत राशि 15,000। अब आपके सामने एक क्वेश्चन ये है, जो जमानत राशि होती है वो कहाँ रखी जाती है राष्ट्रपति की? आपके सामने क्वेश्चन है, बताइए। ये तो आपकी बात समझ में आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है, समझने का थोड़ा सा फेरा है इसमें। जमानत राशि कहाँ रखी जाती है? आपके सामने क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, बताइए जमानत राशि कहाँ रखी जाती है दोस्तों? बताइए जमानत राशि कहाँ रखी जाती है? कोई बता सकता है मुझे? बताइए। राष्ट्रपति की जो जमानत राशि है रखी कहाँ जाती है? संसद में। पूजा जी बता रहे संसद में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और बताइए 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 बताइए। गुरुजी नहीं पता अच्छा, और बताइए। पता नहीं है तो पता तो करना पड़ेगा। बताइए। वेट करूंगा, क्वेश्चन अच्छा है इसलिए तो मैं वेट कर रहा हूं भाई। राष्ट्रपति की जो जमानत राशि आपने बताई है 15,000 रुपये, बताइए कहाँ रखी जाती है ये? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ रखी जाती है। दोस्तों ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति की जमानत राशि कहाँ रखी जाती है? आरबीआई में रखी जाती है दोस्तों। कहाँ रखी जाती है? आरबीआई में। ये ध्यान रखना है, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक में रखी जाती है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। सर जी मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान रखना है कि जो जमानत राशि होती है ये कहां पर रखी जाती है दोस्तों? आरबीआई में रखी जाती है, भारतीय रिजर्व बैंक में रखी जाती है। बताओ, आप जैसा पॉलिटी पढ़ाने वाले मिले नहीं और हमें इसका पता नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ध्यान रखना है आरबीआई में रखी जाती है। एक बार ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, एसएससी में पूछ लिया गया है कि कहाँ रखी जाती है भारत का जो राष्ट्रपति होती है उसकी जमानत राशि कहाँ रखी जाती है? आरबीआई में रखी जाती है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या हो जाता है मोस्ट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखा करो, गलत आपको नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब 1969 में वीवी गिरी द्वितीय वरीयता के आधार पर निर्वाचित हुए, पता है आपको। यहाँ पर एक नोट और देख लीजिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक बार निर्वाचन अधिकारी, एक बार लोकसभा का महासचिव रहता है और एक बार राज्यसभा का महासचिव रहता है। ये भी आपके लिए सबसे शानदार क्वेश्चन है। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें निर्वाचन अधिकारी को तय किया जाता है कि निर्वाचन अधिकारी कौन रहेगा। तो एक बार एक दफा रहता है लोकसभा का महासचिव रहता है और एक दफा रहता है राज्यसभा का महासचिव। जैसे मान के चलो कि राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ है, तो यदि इस बार लोकसभा का महासचिव रह गया तो अगली बार कौन रहेगा? राज्यसभा का महासचिव रहेगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ये पूछा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि एक दफा लोकसभा का महासचिव रहता है तो दूसरी दफा दूसरे राष्ट्रपति के चुनाव में कौन रहेगा? तो राज्यसभा का महासचिव रहेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सविता रानी बता रहे सर सरकार से रिलेटेड ऐसी क्लास की जरूरत थी, 4 डेज से क्लास स्टार्ट किए। कोई दिक्कत नहीं सविता जी, पीछे वीडियो रखे हैं, आराम से देखिए, शांति से देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
समय तो लगता है। देखो मैं तो सीधी सी बात बता रहा हूँ, कोई चाहे कि मैं एक ही दिन में राष्ट्रपति को घोल के पी जाऊं तो संभव नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों। अगर बेसिक रूप से आपने ऊपर से पढ़ा है तो सभी लोग स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन कर देंगे, लेकिन आप उन भीड़ से अलग कैसे बनोगे? तब बनोगे जब आप अंदर से थोड़ी गहराई से या रूट लेवल से, थोड़ा डीप लेवल से आप पढ़ना शुरू करोगे। अब यहाँ पर ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ये क्यों बता रहा हूँ नोट में? क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक बार निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा का महासचिव होता है, और दूसरी बार कौन होता है? राज्यसभा का महासचिव। तो सिंपल सी बात है, जब एक बार में राज्यसभा का महासचिव होगा तो दूसरी बार में लोकसभा का होगा, जब एक बार में लोकसभा का होगा तो तीसरी बार में राज्यसभा का होगा। ये सिंपल सी आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों बातें। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको मिस नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए, कई बार ये पूछा गया है, सिंपल सी बात पूछी गई है आपसे कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है, ठीक है, उसमें आपको पता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, उसमें एमएलए वगैरह इनका रोल भी रहता है दोस्तों, आप सभी को पता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो सांसद होता है, सांसद, उसका मत मूल्य कितना होता है दोस्तों? उसका मत मूल्य होता है 708 होता है। सांसद का मत मूल्य कितना होता है? 708 होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मत मूल्य निकालना है आपको। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आया है कहीं पर भी कि मत मूल्य निकाल के बताओ, ठीक है। आईएएस आरएएस में लिखने में जरूर आता है, तो वहां आप तैयारी करते हो तो बहुत अच्छी बात है। मत मूल्य निकालने का छोटा सा सिस्टम मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी की किताब उठा लो, 12वीं की किताब उठा लो, वहां पर मत मूल्य निकालने की सामान्य प्रक्रिया अच्छी तरह लिखी हुई है, उसको पढ़ लेना एक दो बार, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, तो आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि सांसद का मत मूल्य कितना होता है? 708 होता है। पूरे भारत में जितनी भी सांसद है, किसी भी राज्य का हो, ठीक है, राज्य का किसी का भी हो, राजस्थान को, यूपी का, बिहार को, सांसद का मत मूल्य तो एक ही होता है दोस्तों। कितना होता है? 708 होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो कहने का मतलब सांसद का मत मूल्य पूरे भारत में समान रहता है दोस्तों 1971 की जनगणना के अनुसार। लेकिन देखना है आपको, यहाँ पर लिख दिया है पूरे भारत में क्या रहता है? समान रहता है। यहाँ पर देखिए, राजस्थान के जो एमएलए होते हैं उनके मत मूल्य कितने हैं? 129 है, ठीक है। राजस्थान का जो एमएलए है उसका मत मूल्य कितना है? 129 है। सिंपल सी बात है। यूपी का मत मूल्य एमएलए का निकले तो 208 है दोस्तों। सर्वाधिक कहां का है? यूपी का है। उनेंद्र जी बता रहे हैं जी 708, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यूपी का सबसे ज्यादा है, कितना है? 208 है, यूपी का सबसे ज्यादा है, 208 है दोस्तों। ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि राजस्थान का तो बता दिया आपको 129, यूपी का बता दिया मैंने कितना? यूपी का कितना बताया? 208। इसी तरह से सिक्किम का सबसे कम है दोस्तों। यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर क्या लिख देता हूं? सिक्किम लिख देता हूं, ठीक है। सिक्किम का लिख देता हूं, सिक्किम का सबसे कम है, कितना है? 7 है। ये सिंपल सी बात है, ये आपने लिख दिया, चेतन वर्मा जी ने लिख दिया है, बिल्कुल सीधी बात है, सिंपल सी बात है। चलिए आगे देखिए, आगे और शानदार क्वेश्चन आपके सामने बनेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम आर्टिकल नंबर देख लेते हैं, 56 को देख लेते हैं। 56 में क्या है? पदावधि है, कार्यकाल है, ठीक है। इसका टेन और बताया गया है, पदावधि या कार्यकाल बताया गया है। वैसे राष्ट्रपति जो होता है 5 वर्ष के लिए क्या है? पद ग्रहण करता है, ये आप सभी को पता है, इसमें ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। कितने वर्ष के लिए पद ग्रहण करता है? 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करता है। लेकिन ध्यान रखना है, राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी क्या दे सकता है? पद ग्रहण करने से पहले क्या दे सकता है? त्याग पत्र दे सकता है, पद को छोड़ सकता है। ये राष्ट्रपति की इच्छा पे डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए तो आता है। अब मुझे आप एक बात बताइए कि राष्ट्रपति, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि राष्ट्रपति नियुक्त होता है, राष्ट्रपति नियुक्त होता है या राष्ट्रपति मनोनीत होता है? बताइए, सीधा सा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति दोस्तों नियुक्त होता है या राष्ट्रपति मनोनीत होता है, ठीक है, या राष्ट्रपति निर्वाचित होता है? क्वेश्चन है आपके सामने। दिग्वेश सर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए तो पूछा है मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि राष्ट्रपति नियुक्त होता है या मनोनीत होता है या निर्वाचित होता है? तो आंसर बताइए मुझे सभी विद्यार्थी। विनय जी निर्वाचित बता रहे हैं।
बताइए बताइए, मैं वेट कर रहा हूं यहाँ पर। क्वेश्चन को मजाक में मत ले लेना। मुनिंदर निर्वाचित बता रहे हैं, विनय जी निर्वाचित बता रहे हैं, दिक्वेश्वर नियुक्त बता रहे हैं, निर्वाचित होता है, निर्वाचित। पूजा बता रहे हैं निर्वाचित होता है, शानदार बता रहे हो। ये राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ठीक है, बिल्कुल बता दिया आपने, चलो मान लिया मैंने। अब मुझे आप एक बार बताइए, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है ये कहां पर लिखा हुआ है, एक बार ये भी बता दीजिए मुझे। राष्ट्रपति निर्वाचित होता है ये कहां पर लिखा हुआ है दोस्तों, आप बताइए मुझे। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है ये कहां पर लिखा हुआ है, कौन से अनुच्छेद में लिखा है, कौन से भाग में लिखा है, कहां पर लिखा है संविधान में ये राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, बताइए। काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। ये कहां पर लिखा है दोस्तों कि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, आपने बता दिया राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। अच्छा, सविता जी बता रहे हैं नियुक्त होता है। सर जी अमेरिका में 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, हाँ बिल्कुल। मुनिंदर जी बता रहे 54 में लिखा है, उस 54 में लिखा है। बिल्कुल 54 में लिखा है, मुनिंदर जी बता रहे 54 में लिखा है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। देखो मैं ये जो कंफ्यूजन है मैं दूर कर देता हूं। आपने देखा होगा अनुच्छेद 54 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ठीक है। तो इससे ये पता लगता है कि राष्ट्रपति क्या होता है, निर्वाचित होता है। दूसरा 55 को हम देखते हैं, आर्टिकल नंबर 55 को देखते हैं, उसमें लिखा है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, इससे पता लगता है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा जो कारण है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ये बात दोस्तों कहां पर लिखी हुई है दोस्तों, प्रस्तावना में लिखी हुई है। कहां पर लिखी हुई है, प्रस्तावना में। क्योंकि प्रस्तावना में आपने देखा होगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए, गणराज्य, तो गणराज्य शब्द आपको किसी आर्टिकल में या किसी भाग में नहीं मिलेगा दोस्तों। गणराज्य शब्द आपको कहां मिलेगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मिलेगा। और वहां पर गणराज्य का अर्थ स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत का राष्ट्रपति क्या होता है दोस्तों, निर्वाचित होता है। आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, ये बात भी आपको अच्छी तरह से ध्यान में होनी चाहिए। जब मिलान वाला क्वेश्चन आएगा तब इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने, इसलिए दोस्तों ध्यान रखना है। अब आप मुझे बताइए कि भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है, जो प्रथम नागरिक है, जिसका पद ही सबसे ऊपर है, सर्वोच्च पद है, उसको नियुक्त कौन करेगा दोस्तों, उसको मनोनीत कौन करेगा दोस्तों, आप मुझे बताइए। एक सिंपल सी बात है, उसको मनोनीत कौन कर सकता है, किसकी ताकत है, किसकी हिम्मत है कि राष्ट्रपति को मनोनीत कर दे, राष्ट्रपति को नियुक्त कर दे। क्योंकि वो तो देश का वैसे ही प्रथम व्यक्ति है, देश का सर्वसर्वा है, टॉप मोस्ट का व्यक्ति है, उसको तो कोई नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति का क्या होता है दोस्तों, निर्वाचन होता है। अब आप मुझे ये भी बता दीजिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है, ये भी बता दीजिए। चलिए फिर आगे चलेंगे, ठीक है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है, राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है। आप तो छोटी छोटी क्लियर कर रहे हो गलतियां, बिल्कुल। जितना मेरा अनुभव है उतना मैं साझा करूंगा, और जितना अनुभव नहीं होगा उससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। जितना मैंने पढ़ा है, 10 साल से संविधान को पढ़ा रहा हूं। अप्रत्यक्ष होता है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होता है, अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, 56 की बात चल रही थी, पदावधि की बात चल रही थी, कार्यकाल की बात चल रही थी। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, उससे पहले राष्ट्रपति त्याग पत्र भी दे सकता है, पद को छोड़ भी सकता है, और उसी के साथ राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया भी जा सकता है। ये एक सामान्य सी बात है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अनुच्छेद 57 में देखना है आपको, पुनः निर्वाचन का पात्र। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा, इस बात को भी आप अच्छी तरह समझ लेना। अनुच्छेद 57 में स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है। इस अनुच्छेद 57 में स्पष्ट लिखा हुआ है, पुनः निर्वाचन का पात्र है। कहने का मतलब है भारत का संविधान राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के लिए मौन है, बिल्कुल शांत है, चुप है भारत का संविधान। कैसे, राष्ट्रपति एक बार से अधिक
ठीक है, चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति एक बार से अधिक कितनी बार भी रह सकता है? राष्ट्रपति 3 बार भी रह सकता है, राष्ट्रपति 4 बार भी रह सकता है, राष्ट्रपति कितनी बार भी रह सकता है। ठीक है, 35 वर्ष की आयु के बाद राष्ट्रपति में अगर क्षमता है 10 बार रहने की तो 10 बार रह सकता है। ठीक है, 80 वर्ष का भी राष्ट्रपति हो सकता है, 90 वर्ष का भी राष्ट्रपति हो सकता है, 100 वर्ष का भी राष्ट्रपति हो सकता है। अगर कोई जिंदा रहता है 200 वर्ष तक तो 200 वर्ष का भी राष्ट्रपति हो सकता है। भारत का संविधान यहाँ पर मौन है दोस्तों, मतलब कोई बाउंड्री नहीं है राष्ट्रपति की, कोई बैरियर नहीं है राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति एक से बार कितने भी चुनाव लड़ सकता है, कितनी बार भी रह सकता है राष्ट्रपति, ये ध्यान रखना है। तो भारत का राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र है। अब आपके सामने मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको डायरेक्ट कोई ये क्वेश्चन पूछ ले कि भारत का राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र है, कौन सा आर्टिकल्स इसके बारे में बताता है, तब आपको दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन हो सकती है। इसलिए आपको क्या है, ये ऐसा काम नहीं करना है, समझना अच्छी तरीके से कि भारत का राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र होता है। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है कि राष्ट्रपति एक से अधिक बार चुनाव लड़ सकता है दोस्तों, और एक से अधिक बार पद पर रह सकता है। ठीक है, आया समझ में? जबकि अमेरिका की बात करें तो 2 बार ही चुनाव लड़ सकता है, 2 बार ही रह सकता है। ये तो हमें पता है, बिल्कुल ध्यान होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आर्टिकल पे चल रहे हैं हम। बेसिकली तो आपको ट्रिक को याद कर लेना है, ट्रिक के मार्फत इस आर्टिकल के में क्या क्या लिखा है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, पुनर्निर्वाचन का पात्र, विनय जी दीक्षित 57 लिख रहे, पुनर्निर्वाचन का पात्र है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आर्टिकल नंबर 58 में देखिए, योग्यता किसकी? राष्ट्रपति की। अब राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है दोस्तों? सिंपल सी बात है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। आप मुझे ये बताइए, यहां पर मैं बताना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा कि यहां पर जो पहली योग्यता दी हुई है कि भारत का नागरिक होना चाहिए दोस्तों, इसका मतलब क्या है? मुझे कोई मतलब समझाएगा इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो पहली योग्यता बताई गई है भारत के राष्ट्रपति के अनुच्छेद 58 में, वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। इस भारत के नागरिक होने का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है दोस्तों? भारत के नागरिक होने का क्या मतलब है? ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, लिख नहीं पाओगे आप, मैं बता देता हूं। देखिए दोस्तों, भारत का जो व्यक्ति होता है, भारत का जो नागरिक होता है, भारत की संस्कृति को, भारत की वेशभूषा को, भारत के रहन सहन को, भारत के स्थानों को, भारत के राज्यों को, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को, ठीक है, भारत के सिस्टम को अच्छी तरीके से जानता है। ठीक है, कौन? जो भारत का नागरिक होगा। ठीक है, यदि किसी विदेशी को यह अथॉरिटी दे दी जाए कि आप भारत के राष्ट्रपति बनो, तो वहां पर भारत पर आया हुआ कोई भी विदेशी अगर भारत का राष्ट्रपति बनता है तो उसे कोई मतलब नहीं होगा, उसे कुछ पता नहीं होगा कि भारत की संस्कृति क्या है, भारत में लोग कैसे रहते हैं। ठीक है, ठीक है, कैसे रहेंगे? आपने लिखा है मुनंदर जी, किसी विदेशी व्यक्ति को देश का प्रमुख भी बनाया जाएगा। हाँ तो कहने का मतलब ये ऐसा है कि भारत का नागरिक ही होना चाहिए, ये बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए। इसलिए ये यहाँ पर एक शर्त रखी जाती है, भारत का नागरिक। ठीक है, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अब 35 वर्ष की आयु क्यों होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु भी इसलिए होनी चाहिए कि जो 35 वर्ष का जो व्यक्ति होता है वो वास्तविक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, हर रूप में क्या होता है, ये मजबूत होता है। ठीक है, अच्छे फैसले ले सकता है, तुरंत फैसले नहीं लेगा, गुस्सा नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, गुस्सा नहीं करेंगे। कहने का मतलब होता है कि जो कम उम्र का व्यक्ति होता है उसे गुस्सा ज्यादा आता है, कम उम्र के व्यक्ति अचानक से भावुक हो जाता है, कम उम्र का व्यक्ति अचानक से इरिटेट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि 35 वर्ष का जो होता है उसकी शादी भी हो जाती है, उसकी अक्ल वैसे भी ठिकाने रहती है। ठीक है, 35 वर्ष की आयु के कैंडिडेट की। तो 35 वर्ष का आयु का जो व्यक्ति होता है सब कुछ जान लेता है कि वास्तव में जीवन क्या है, किस तरीके से जीवन जीना है, इसलिए आयु 35 वर्ष है दोस्तों। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का जो सदस्य है उसकी बनने की योग्यता रखता हो, उसी को ही बनाया जाएगा। ठीक है, लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए दोस्तों, सदस्य नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। क्या होना चाहिए? लोकसभा की योग्यता रखता हो सदस्य बनने की। कहने का मतलब ये इसकी क्या है,
विशेषता है, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ बिल्कुल, शादी होने के बाद तो अच्छे अच्छे की अकल ठिकाने आ जाती है। अब 35 वर्ष तक जिसकी शादी नहीं हुई उसका हम क्या करें? जैसे मान के चलिए आज राहुल गांधी जी है, ठीक है, राहुल गांधी जी अगर राष्ट्रपति बनना चाहें तो बन सकते हैं, उसमें क्या है, टैलेंटेड पर्सन है राहुल गांधी जी। लाभ का पद धारण नहीं करता, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए, लेकिन राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव क्यों लड़ेंगे? चलिए आगे चलिए दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 58 के बाद हम देख लेते दोस्तों 59 को देख लेते हैं। ये सारे राष्ट्रपति के आर्टिकल चल रहे हैं, इसको समझना है। बिल्कुल 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 आपको क्या है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर एक और शानदार आर्टिकल आपके सामने, आर्टिकल नंबर 59। 35 वर्ष की अवस्था में जिसका विवाह नहीं हुआ है वह तो सिर्फ जनगणना के लिए पैदा हुआ है। राहुल गांधी आलू से सोना बनाता है, शपथ। कोई बात नहीं, देखिए तो क्या है, एडिटिंग है आजकल तो सब लोगों ने क्या किधर क्या कर रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हमारे देश में जो भी नागरिक है, जितने भी नागरिक है हमारे देश में, जितने भी लोग रहते हैं गाँव में शहरों में रहते हैं, सारे इंटेलिजेंट है, सारे होशियार है, सारे समझदार है। ठीक है, यहाँ पर कोई पप्पू नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। तो राहुल गांधी जी क्या है, बहुत मोर टैलेंटेड पर्सन है, ऐसी बात नहीं है। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मोदी जी भी शानदार है, राहुल गांधी भी शानदार है, जो आएगा सरकार चलाएगा बिल्कुल। ये देखिए 59 में क्या लिखा है, शर्तें लिखी हुई है दोस्तों। तो राष्ट्रपति, यहाँ पर राष्ट्रपति की शर्तें देखो, राष्ट्रपति संसद और विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। सिंपल सी बात यहाँ पे लिखी है, शर्तें हैं। तो राष्ट्रपति किसका, संसद का सदस्य नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, उसमें से ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी शर्तें हैं, कौन सी योग्यता है, तब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ये शर्त है। ये क्या है, शर्त है कि संसद और विधानमंडल का क्या नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, इनके कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जाएगी। मतलब राष्ट्रपति जब अपने पद पर रहेंगे, राष्ट्रपति पद पर रहते, उस दौरान राष्ट्रपति के वेतन भत्तों में किसी भी हालत में कटौती नहीं की जाएगी। यह ध्यान आपको रखना है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आपके सामने नेक्स्ट जो आर्टिकल आ रहा है वो क्या आ रहा है, इंपोर्टेंट आर्टिकल है सारे, ये ध्यान रखना है। सिंपल बातें बता रहा हूं। 60 में क्या लिखा है, राष्ट्रपति की शपथ। अब राष्ट्रपति की शपथ है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को संविधान के संरक्षण की शपथ दिलाता है। यहाँ पर आपको अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 60 और आर्टिकल नंबर 61, इन दोनों की तुलना हम एक साथ ही करेंगे। कैसे करेंगे, अनुच्छेद 60 में लिखा है शपथ। कहने का मतलब भारत का राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है। ठीक है, और शपथ दिलाने वाला कौन होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों। ठीक है, अब आपको मैं बताना चाहूंगा, उसके बाद हम आगे देखते हैं तो अनुच्छेद 61 को देखते हैं। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है महाभियोग। क्या लिखा हुआ है, महाभियोग लिखा हुआ है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 61 में क्या लिखा है, महाभियोग। महाभियोग किस पर, राष्ट्रपति पर, जिसे हम क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है। राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया अर्धन्यायिक है। 61 विनय जी लिख रहे अर्धन्यायिक है। अब अर्धन्यायिक कैसे है, क्यों है, ये आपको बताना है। ये तो सबको पता है कि अर्धन्यायिक है, राष्ट्रपति की जो प्रक्रिया है वो तो क्या है, अर्धन्यायिक है, ये तो सबको पता है। लेकिन अर्धन्यायिक क्यों है, कैसे है, ये आपको समझना है, इम्पीचमेंट। अब देखिए, तो ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये जो टॉपिक है हमारा कौन सा, महाभियोग का टॉपिक। ठीक है, इस महाभियोग के टॉपिक को हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्लास को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। इस टॉपिक को और देख लो, आप पढ़ना चाहते हो दोस्तों, बताइए फटाफट। महान्यायवादी की सॉरी राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया अभी पढ़ा देता हूं, बिल्कुल शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, सिंपल सी बात है, 2 मिनट लगेगी। संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग पढ़ना चाहते हैं हम, बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, बहुत शानदार, स्टूडेंट ऐसे होने चाहिए, कभी मना नहीं होना चाहिए स्टूडेंट के मुंह पर। चलिए दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि अनुच्छेद कौन सा, 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस पर 61 पे क्या लगता है, महाभियोग लगता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। संविधान के प्रति दुराचार,
बहुत मजा आ रहा है इसे पढ़ने में, बहुत शानदार। चलिए धन्यवाद पूजा जी आपको। देखिए राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है संविधान के अतिक्रमण पर, संविधान का दुरुपयोग करने पर, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पर एक मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा महाभियोग की प्रक्रिया। किस पे महाभियोग लगाया जा रहा है दोस्तों? राष्ट्रपति पर क्या लगाया जा रहा है? महाभियोग। अब महाभियोग के लिए क्या होता है दोस्तों? कोई एक सदन महाभियोग को 1/4 या 25% बहुमत से रखता है। यह थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। 1/4 किसको रखता है? प्रस्ताव को रखता है। किसको रखता है? प्रस्ताव को। अब आपसे ये पूछा जाए कोई एक सदन, दोस्तों ध्यान रखना है, कोई बाध्यता नहीं है कि लोकसभा ही रखेगा, कोई बाध्यता नहीं है कि राज्यसभा ही रखेगा। कोई एक सदन, दोनों सदनों में से कोई एक सदन महाभियोग प्रस्ताव को, किसको? महाभियोग प्रस्ताव को दोस्तों कितने बहुमत से रखता है? 1/4 बहुमत से रखता है। ठीक है, रखने का सिस्टम क्या है दोस्तों? रखने का सिस्टम कितना है? 1/4। अगर कह दे 1/4 का निकालते तो कितना लगभग चाहिए? 25% चाहिए। कितना चाहिए? लगभग 25% चाहिए दोस्तों। दूसरी बात यहाँ पर क्या आ रही है? महाभियोग प्रस्ताव 2/3 बहुमत मतलब 66 बहुमत से क्या होता है? पास होता है। यह ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ निकल के आ रही है आपके सामने, महाभियोग प्रस्ताव को कोई भी सदन, ठीक है, रखने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? 1/4 की होती है। ठीक है, अगर 1/4 का कॉलम आपके एग्जामिनेशन में नहीं आता है तो 25% आएगा। महाभियोग प्रस्ताव को अगर पास करना है, ठीक है, कोई एक सदन महाभियोग प्रस्ताव को पास करता है तो कितना? 2/3 मतलब रखने के लिए 1/4, पास होने के लिए 2/3। रखने के लिए 25% और पास होने के लिए 66%। ठीक है, ये बिल्कुल आपको समझ में होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल गलत आ जाता है जब आपके सामने रखा जाता है कि महाभियोग प्रस्ताव को कोई सदन रखता है, कितने बहुमत से रख सकता है? 1/4, 3/4, 2/3। तब आपके सामने वहां पर थोड़ी दिक्कतें हो जाएगी। इसलिए ध्यान यही कर लेना है क्लियर आपको कि रखने के लिए तो 1/4 चाहिए, पास होने के लिए 2/3 चाहिए। ठीक है, ये आपकी समझ में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। कितने दिन दी जाती है? 14 दिन पूर्व। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी, उसमें क्या होता है आगे देखिए, राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होकर या अपना पक्षकार को भेज सकता है। जब राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है, इसका मतलब ये होता है सीधे सीधे तरीके से राष्ट्रपति से पूछा जा रहा है दोस्तों कि हम आप पर महाभियोग ला चुके हैं, तो आपको आना है, आपका निमंत्रण है दोस्तों संसद में। मतलब राष्ट्रपति को निमंत्रण किया जाता है तो राष्ट्रपति क्या करता है? या तो खुद चला जाता है स्वयं, या तो स्वयं चला जाएगा दोस्तों, या अगर राष्ट्रपति नहीं जा सकता है तो अपना पक्षकार भेजता है। क्या भेजता है? अपना पक्षकार भेजता है दोस्तों, अपना पक्षकार भेजता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, क्या भेजता है? अपना पक्षकार भेजता है। और ये जो पक्षकार होता है दोस्तों, ये वास्तव में किससे संबंधित होता है? किसी न्याय के पद से संबंधित होता है। ये पक्षकार जो होता है किसी न्याय के पद से संबंधित होता है, न्याय के पद से संबंधित होता है। यहाँ पर किसी जज को भी भेज सकता है राष्ट्रपति, किसी न्याय से संबंधित पद को भी भेज सकता है अपने पक्षकार के रूप में। ठीक है, अपने पक्षकार के रूप में भेज सकता है न्याय से संबंधित। जैसे ही न्याय से संबंधित किसी व्यक्ति को भेजा जाता है तो यहाँ पर यह प्रक्रिया अर्ध न्यायिक हो जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है? अर्ध न्यायिक हो जाती है। अब आपने पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि भाई ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, तो बिल्कुल अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक है, क्योंकि यहाँ पर न्याय से संबंधित कोई व्यक्ति आ रहा है। यहाँ पर किसका? राष्ट्रपति का पक्षकार आ रहा है। किसका आ रहा है? राष्ट्रपति का पक्षकार आ रहा है दोस्तों। आगे देखिए, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। ये ध्यान रखना है, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति पे क्या लगता है? महाभियोग लगता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए दोस्तों। आगे देखिए, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, बिल्कुल बता चुका हूं। एक नोट आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है, विदेशी राष्ट्रों के प्रभाव में आ जाए और संविधान का अतिक्रमण कर दे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है दोस्तों। तो ये तो आपको सबको पता है कि संविधान का अतिक्रमण कर दे या संविधान का उल्लंघन कर दे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। लेकिन कभी कभार एक दो बार ये भी बात सामने आई है कि यदि भारत का राष्ट्रपति विदेश में जाता है और विदेश में जाकर किसी विदेशी ताकतों के अधीन हो जाता है या विदेशी ताकतों की बात मानने लगता है,
या विदेशों के प्रभाव में आ जाता है, तब भी उस पर इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है दोस्तों, महाभियोग लगाया जा सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये सिंपल सी बात है। अब कहने का मतलब आपके सामने मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको बताना है राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगता है, आर्टिकल नंबर यहाँ पर 61 लिख रहा हूं, दोबारा सुन लेना इसको क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, हम तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पढ़ाई कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है कि 10 मिनट ज्यादा लग जाए, तो दिक्कत कहाँ है। अब राष्ट्रपति पे क्या लगाएंगे हम, महाभियोग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, महाभियोग। ठीक है, महाभियोग लगाएंगे। ठीक है, जैसे मान के चलो किस पे लगा है महाभियोग, जैसे मान के चलो चेतन पे लगा है महाभियोग। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, महाभियोग किस पे लगा है, चेतन पे लगा है। भाई चेतन ने क्या काम किया है, संविधान का क्या किया है चेतन ने, संविधान का क्या किया है, संविधान का उल्लंघन किया है चेतन ने। क्या किया है, उल्लंघन किया है चेतन ने। ठीक है, अब संविधान का उल्लंघन किया है चेतन ने, तो इस आधार पे क्या लगाया जा रहा है, महाभियोग लगाया जा रहा है। सीधी सी बात है। अब महाभियोग लगाया जाएगा तो यहाँ पर महाभियोग कहाँ लगता है, संसद में लगता है। कहाँ लगता है दोस्तों, संसद में लगता है। महाभियोग कहाँ लगता है, संसद में लगता है। अब संसद में राज्यसभा भी आती है, ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनते जाना, और लोकसभा भी आती है संसद में। ठीक है, लोकसभा भी आती है। अब महाभियोग जो लाया गया है संविधान के उल्लंघन के आधार पर, तो यहाँ पर राज्यसभा मान के चलो या लोकसभा मान के चलो, इनमें से कोई भी एक सदन, इन दोनों में से कोई भी एक सदन, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक सदन, आ रहा है समझ में, केवल एक सदन, कोई भी एक सदन प्रस्ताव जो होता है दोस्तों, क्या होता है, प्रस्ताव जो होता है वो क्या है, लाता है, प्रस्ताव लाता है, प्रस्ताव रखता है, क्या है, रखता है या लाता है। तो प्रस्ताव लाता है तो उसके लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है दोस्तों, बहुमत की आवश्यकता होती है, 1/4 बहुमत की आवश्यकता होती है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। 1/4 यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, चेतन वर्मा आज आपको बिल्कुल पद से हटाएंगे हम, आज आपको पद से हटाना है, हमारा विचार है। ठीक है, तो आप बने रहिए राष्ट्रपति, अभी तो फिलहाल राष्ट्रपति हो, भी हटा देते हैं आपको, चिंता ना करें। ठीक है, अभी पूजा जी को राष्ट्रपति बना देंगे हम, चुनाव करवा देंगे अभी यहाँ पर ही। तो प्रस्ताव रखना कितना है, 1/4 से। जैसे दोस्तों 1/4 से प्रस्ताव रखते हैं तो यहाँ पर क्या 14 दिन की बात आती है, उससे पूर्व, ठीक है, उससे पूर्व क्या सूचना दी जाती है, क्या दी जाती है, सूचना। ये आपको पता है, सूचना दी जाती है। अब इस सूचना में क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों, वो क्या रखता है, अपना पक्षकार रखता है दोस्तों, क्या रखता है, पक्षकार रखता है। अब पक्षकार किससे संबंधित होता है, किसी न्याय के पद से संबंधित होता है। इसलिए यह प्रक्रिया कैसी हो जाती है, न्यायिक हो जाती है। कैसी, अर्ध न्यायिक हो जाती है। कैसी हो जाती है दोस्तों, अर्ध न्यायिक हो जाती है, अर्ध न्यायिक हो जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब होता क्या है, उसके बाद क्या होता है, मान के चलो ये जो प्रस्ताव है, अगर एक सदन ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, तो लोकसभा में जाएगा। ठीक है, प्रस्ताव रखने के लिए तो 1/4 ही है, लेकिन पास होने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा हूं मैं, पास होना चाहते हैं। ये प्रस्ताव अगर पास होना चाहता है तो कितने से होगा दोस्तों, प्रस्ताव पास होना चाहता है तो कितने से होगा, आपको मैंने बताया था 2/3 बहुमत से। कितने, 2/3 बहुमत से। आप समझ रहे होगे, कोई बड़ी बात नहीं है, 2/3 बहुमत से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जब दूसरे सदन में प्रस्ताव जाता है दोस्तों, तो वहां पर यह ध्यान रखना है आपको, जब दूसरे सदन में प्रस्ताव जाता है तो वहां पर राष्ट्रपति के आरोपों की जांच होती है कि राष्ट्रपति ने वास्तव में संविधान का उल्लंघन किया है या नहीं किया है। दूसरे सदन में, एक सदन में से, जैसे राज्यसभा से चला गया लोकसभा में, तो लोकसभा में राष्ट्रपति के आरोपों की जांच होती है, और वहीं पर जो ये पक्षकार गए हुए हैं वो वहां पर डिबेट करते, बहस करते हैं। ठीक है, कि भाई ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ है। अगर वहां पर भी दूसरा सदन अगर उसे 2/3 से पास कर दे, अगर दूसरा सदन भी वहां से अगर उसे 2/3 से पास कर दे, उसी तारीख से, उसी दिन से राष्ट्रपति मतलब चेतन को हटा दिया जाएगा, चेतन को हटा दिया जाएगा। आया समझ में, चेतन को हटा दिया जाएगा, सिंपल सी बात है।
तो इस प्रकार से राष्ट्रपति पे क्या लगता है, महाभियोग लगता है दोस्तों। अब ये थे हमारे आज के टॉपिक। ये तो आर्टिकल थे किससे संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित। आपको मैं बताना चाहता हूं ये सामान्य आर्टिकल से राष्ट्रपति से संबंधित। कल की क्लास में दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेकर आऊंगा। ये तो थे सामान्य आर्टिकल्स जो हर स्टूडेंट पढ़ लेता है दोस्तों, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं कल लेके आऊंगा आपके स्पेशली क्या लेके आऊंगा, राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स। और महत्वपूर्ण आर्टिकल्स इतने शानदार आर्टिकल्स है, उसको अगर आप पढ़ोगे तो वास्तविक रूप में आपका संविधान से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, राष्ट्रपति से संदर्भ में, तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। राष्ट्रपति के अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे, राष्ट्रपति पर जो आपातकालीन शक्ति का प्रयोग करता है राष्ट्रपति, उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। पहला कौन था, दूसरा कौन था, उनकी विशेषता की बात करेंगे। तो काफी लंबा टॉपिक है राष्ट्रपति, तो आपको ध्यान में रखना है। भारत में अभी तक महाभियोग किसी भी पर नहीं लगाया गया। लगेगा कहां से, सब त्याग पत्र दे देते पहले से ही। प्रक्रिया तो आती है लेकिन त्याग पत्र दे देते हैं, सिस्टम बना हुआ है यहाँ तो। मंत्रियों का सीधा सा सिस्टम है, मंत्री कुछ भी गलत कार्य कर दे सीधा सा त्याग पत्र दे दो, सीधी सी बात है, गणित कार्यवाही रुक जाएगी ऑटोमेटिक। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी आज की, और मेरी भरसक कोशिश रहती है कि आप सभी को भारतीय संविधान में सही तरीके से पढ़ाऊं और जो टॉपिक डीपली अंदर उनको भी पढ़ाने की मैं कोशिश करूं, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, चेतन वर्मा, अच्छा बहुत ही शानदार क्लास सर जी बता रहे हैं, पूजा सनाडी बता रहे बहुत ही शानदार क्लास। बस आप जुड़ते रहिए, 11 बजे रोजाना आइए। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है? शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, कौन सी फिल्म का डायलॉग है ये? नाइस क्लास सर जी, मुनिंदर जी पटकर, नाइस क्लास जी। बिल्कुल मुनिंदर जी आप पधारा करो, आप बिल्कुल आया करो, आपका स्वागत है। देखिए मेरा ये मानना है, मेरा जितना अनुभव है उतना मैं आपको दूंगा, कुल मिला के बात है, उसमें एक भी नहीं छिपाऊंगा मैं। और जो कुछ रह जाता है 19-20 रह भी गया मान लो, तो उसको ऑब्जेक्टिव में लेके आ जाऊंगा, सिंपल सी बात है। तो कुल मिला के बात है यही है कि आप हिम्मत काला 83 यूट्यूब चैनल पे केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसी के साथ पूरी पॉलिटिकल पढ़ोगे, इसके अलावा कोई तीसरी यहाँ पर बकबक नहीं होगी, मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पर और कोई फॉर्मेट लाता ही नहीं हूं मैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों का सहयोग मुझे चाहिए, आप सभी लोग अपने अपने साथियों को उनको भेजा करो क्लास वगैरह, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ये जरूर किया करो। ये क्या है, फॉर्मेट ही ऐसा है, क्या करें, इससे क्या होता है अधिकतर लोग जुड़ते हैं, ठीक है। बाकी ये नहीं है कि लाइक सब्सक्राइब करने से मैं पैसे कमाने लग जाऊंगा, और पैसे कमाऊंगा भी क्या, देखो क्या मिलता है यूट्यूब से, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो मेरा एक टारगेट है कि भाई जितना मैंने नॉलेज लिया है उस नॉलेज को मैं आपके सामने रखूं। पटकर नहीं सर, पाटकर है, अच्छा ओके जी, ओके जी। हाँ तो क्लास को एक बार सभी लोग शेयर कर दें, और कल मिलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो राष्ट्रपति से संबंधित तो पूछ सकता है, बिल्कुल कोई भी स्टूडेंट अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है राष्ट्रपति से संबंधित। वैसे आपके डाउट्स तो नहीं रहेंगे, मुझे पता है, पूरा राष्ट्रपति एक बार पढ़ लोगे तो कोई डाउट्स आपके नहीं रहेंगे। तो दोस्तों आज्ञा दीजिए, आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं। और सुबह रोजाना 11 बजे भारतीय संविधान, रात्रि 8 बजे MCQ क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के जो संबंध रखते हैं, कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर और UGC नेट आदि के लिए। सर जी एक क्वेश्चन था, हाँ पूछिए पूछिए पूछिए, क्या क्वेश्चन था? पूरा चैप्टर होने के बाद क्वेश्चन, बिल्कुल। चेतन वर्मा जाओ था, चेतन वर्मा जाओदा से बिलोंग करते हैं, ये जयपुर के रहने वाले हैं। चेतन वर्मा स्मार्ट बॉय हैं, काफी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, सोशल वर्क भी करते हैं, ये एज ए स्टूडेंट भी है, काफी शानदार पर्सनालिटी है इनकी। हाँ पूजा जी,
चलिए क्लास का समापन यही करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल मिलते हैं और सुबह 11 बजे डेली मिलूंगा आपसे और रात 8 बजे डेली मिलता हूँ। क्लास को लाइक